गुड मॉर्निंग। आज जैसा कि आपको पता ही है ना कि हमारा सेशन जो चल रहा है वो क्लास 10th के बायोलॉजी का सेशन अभी चल रहा है। इस बायोलॉजी के सेशन में मैंने आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल, जिसमें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड था। फिर मैंने रेस्पिरेशन पढ़ा दिया प्लांट में भी और एनिमल्स में भी। फिर मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें ह्यूमन हार्ट, ब्लड वेसल्स और प्लांट में जाइलम और फ्लोएम, इसके जो वीडियोज पहले मैंने जो अपलोड किया हुआ यूट्यूब पे वो मैंने कब कवर अप किया, जो कि लाइफ प्रोसेस बायोलॉजी 10th क्लास के लिए का चैप्टर है। आपका ये जो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जा रहा है वीडियो, ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो और आपका टाइम सही जगह पे स्पेंड हो। और मैंने जो वीडियो बना रखा है वो सारे इजी लैंग्वेज में है, वर्ड्स भी मैंने इजी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो आज का जो सेशन है, आज का सेशन है लास्ट सेशन है, जिसे हम बोलते हैं एक्सक्रेशन। लास्ट सेशन में आपका है एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन मीन्स ह्यूमन बीइंग में यानी कि एनिमल्स में एंड प्लांट्स में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसे बॉडी से निकालने के प्रोसेस को हम एक्सक्रेशन बोलते हैं। हिंदी में उसे बोलते हैं उत्सर्जन क्रिया। होता है ना प्लांट्स में क्या क्या उत्सर्जित होता है, मतलब क्या क्या एक्सक्रेशन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर वेपर होता है एंड ऑक्सीजन होता है। ये मैं जब प्लांट वाला कराऊंगा उसमें आ जाएगा। अभी फिलहाल हम ले रहे हैं ह्यूमन बीइंग के बारे में। ह्यूमन बीइंग में एक्सक्रेशन जो होता है, एक्सक्रेशन का मतलब क्या है? द रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। दिस हैपन by the special body system called excretory system। हमारी बॉडी में भी एक्सक्रेटरी सिस्टम है ना। इस एक्सक्रेटरी सिस्टम में दो चीजों को मैंने यहां डायग्राम बना रखा है। पहला है आपका किडनी। किडनी का ये स्ट्रक्चर है, यानी कि एक्सक्रेटरी सिस्टम का पूरा स्ट्रक्चर, इसमें किडनी इन्वॉल्व है। ये दो किडनी हमारी बॉडी में होती है, प्लस ये हमारे हो गए वेन और आर्टरी, जिससे इम्प्योर ब्लड, रेनल आर्टरी से इम्प्योर ब्लड आता है, जिसमें कि इम्प्योर ब्लड कहने का मतलब है कि ब्लड में नाइट्रोजीनियस वेस्ट बहुत सारा मिला हुआ होता है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। वो आता है किडनी के पास। किडनी क्या करता है, ब्लड में से नाइट्रोजीनियस लिक्विड को सेपरेट कर देता है। सेपरेट करके इस यूरेटर के रास्ते, ये ट्यूब होता है जो कि किडनी को कनेक्ट करता है यूरिनरी ब्लैडर के साथ। यूरेटर के रास्ते यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप दोनों ही किडनी से एक्सक्रीट होके, मींस फिल्टर होने, ब्लड जब फिल्टर होता है उससे यूरिन को अलग करता है, फिर यूरेटर के रास्ते यूरिनरी ब्लैडर में आके जमा हो जाता है। इस यूरिनरी ब्लैडर में ये थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है जो हमारे एब्डोमिनल कैविटी के नीचे होता है, निचले वाले पोर्शन में। इस यूरिनरी ब्लैडर में सारे यूरिन जमा होते जाएंगे। जब ये हाफ से ज्यादा फिल होगा, हाफ से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो आपको फील आएगा कि हमें टॉयलेट जाना है। फिर हम अपनी बॉडी से यूरिन को बाहर कर देते हैं। तो लिक्विड वेस्ट को रिमूव करने का, जो लिक्विड वेस्ट का मतलब हो गया, लिक्विड वेस्ट का मतलब पानी तो 95% हमारे यूरिन में होता है और 5% जो होता है नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है जो वाटर सोल्यूबल है, उसे ही हम बॉडी से बाहर करते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है। अगर वो बॉडी में रह जाए तो बहुत सारी बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यूरिनरी ब्लैडर में जमा हुआ, फिर हम यूरेटर के रास्ते, सॉरी यूरेथ्रा के रास्ते उसे बॉडी से बाहर कर देते। तो इस चीज में अब इसमें इसके पास जो फिल्टर करने का जो जुगाड़ होता है किडनी के पास में, ऐसा नहीं कि उसमें जाल लगा होता है कि ब्लड उससे पास होगा, सारी यूरिया उसमें जमा होती चली जाएगी, फिर इसमें आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसके पास में फिल्टरिंग यूनिट होता है, इसे हम बोलते हैं नेफ्रन। ये हमारा नेफ्रन का स्ट्रक्चर है। नेफ्रन का काम होता है बॉडी से आई हुई लिक्विड वेस्ट वाले ब्लड को, जो कि जिस ब्लड में लिक्विड वेस्ट मिला हुआ है, उसे फिल्टर करना। अब इसका स्ट्रक्चर ये है, तो मैं एक एक करके समझा रहा हूं। पहले, सबसे पहले द मेन एक्सक्रेटरी वेस्ट कौन कौन सा हमारी बॉडी में है? यूरिया, ये होता है नाइट्रोजीनियस, वाटर सॉल्युबल वेस्ट,
प्लस में CO2 हम अपनी बॉडी से बाहर करते हैं। इन दोनों वेस्ट को बॉडी से बाहर करने के लिए का अलग अलग सिस्टम है। ये जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में आ गया, ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम से बाहर होता है। तो सबसे पहले यूरिया में होता क्या है? यूरिया जो होता है कहां होता है? हमारी बॉडी से बाहर होता है यूरिन। इस यूरिन में क्या क्या होता है? 95% तो आपका वाटर होगा, प्लस 5% वाटर सॉल्यूबल नाइट्रोजीनियस वेस्ट, इसी को हम बोलते हैं यूरिया। जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है ना वाटर में सॉल्यूबल के, इसी को हम यूरिया बोलते हैं। यूरिया और 95% वाटर मिक्स होता है, यही बॉडी में एक्सक्रीटरी वेस्ट हुआ जो हमारी बॉडी से निकालना जरूरी है, और इसे निकालने के लिए ये सिस्टम काम करता है। इसी को बोलते हैं हम एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब इस सिस्टम में क्या क्या इन्वॉल्व है वो देखिए। इस सिस्टम में इन्वॉल्व क्या क्या है? द मेन ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन एक्सक्रेशन, एक्सक्रेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। हम किसका पढ़ रहे हैं? ह्यूमन का पढ़ रहे हैं। पहला है अ पेयर ऑफ किडनी। ये हमारी बॉडी के जो एब्डोमिनल कैविटी है ना, पेट का हिस्सा, पेट के हिस्से के पिछले वाले पोर्शन में हमारे वेस्ट के साथ, कमर के साथ दो किडनी जुड़ा हुआ होता है, और यही किडनी फिल्टरिंग का काम करता है ब्लड में से। अ पेयर ऑफ किडनी। दूसरा हो गया यूरेटर जो कि ट्यूब्स है। तीसरा हो गया यूरिनरी ब्लैडर, और चौथा हो गया यूरेथ्रा। ये चार मेन हमारा पार्ट हुआ हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम से। क्या क्या होता है? पेयर ऑफ किडनी। किडनी का काम है फिल्टर, चलिए मैं नीचे लिख देता हूं। फंक्शंस, पहला किडनी है ना, ये कहां सिचुएटेड होता है? सिचुएटेड एट द बैक ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी का मतलब हमारा पेट हुआ, एब्डोमिनल कैविटी, एंड फिल्टर ब्लड टू सेपरेट यूरिया फ्रॉम द ब्लड। समझिए, इस यूरिया को निकालना कितना जरूरी है। अगर आप नहीं निकालेंगे तो आपके बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स खराब हो जाएंगे, काम करना बंद कर देंगे। इसलिए बॉडी से किडनी का जो काम है यूरिया को रिलीज करना बहुत ही जरूरी है। दूसरा है यूरेटर, द ट्यूब्स, ये ट्यूब्स होता है विच टेक्स यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। ये हो गया हमारा यूरेटर का काम। इसके बाद बारी आती है यूरिनरी ब्लैडर का। ये स्टोर हाउस है किस चीज का? यूरिन का। यूरिनरी ब्लैडर, इट इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर। शायद इसमें इंक कम लग रहा है, मैं एक बार इंक डाल लूं, सॉरी फॉर दैट। सॉरी, मैं इंक डाल देता हूँ, इंक खराब खत्म हो चुका है। हो गया। चलिए, यूरिनरी ब्लैडर का काम हुआ। ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है, छोटा सा होता है, जिसमें लगभग ½ लीटर से लेके पौना लीटर, मतलब 1 लीटर से थोड़ा कम ही यूरिन जमा रहता है। स्ट्रक्चर है विच स्टोर यूरिन। डी में है यूरेथ्रा, ये है ओपनिंग, इट इज ओपनिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर।
यूरिनरी ब्लैडर का ये ओपनिंग होता है जहां से यूरिन हमारी बॉडी से बाहर हो जाता है। यूरिनरी ब्लैडर फ्रॉम वेयर द यूरिन रिमूव फ्रॉम द बॉडी। ये जो चार पार्ट हो गए हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के, जिसका मैंने डायग्राम बना रखा है, छोटा सा डायग्राम, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। किडनी एक पेयर हो गया, दो हो गया किडनी हमारा, ये हो गया यूरेटर, ये यूरिनरी ब्लैडर और ये यूरेथ्रा। इन चार सिस्टम से हमारी बॉडी से पूरा जो वेस्ट है, लिक्विड वेस्ट, वो सेपरेट हो जाता है। अब बारी आती है, अब है आपके पास, अब मैंने ये नीचे जो डायग्राम बना रखा है, किडनी के पास में ऐसा क्या होता है कि वो ब्लड को फिल्टर कर देता है। तो किडनी के पास फिल्टरिंग यूनिट होती है। फिल्टरिंग यूनिट का मतलब है कि छोटे छोटे ऐसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं किडनी के पास में, जिसमें ये डिजाइन होता है। ये डिजाइन को कहा जाता है नेफ्रन। द किडनी हैज मिलियंस ऑफ स्पेशल filtering units that filter blood and separate urine from the blood, called nephron। ये जो नेफ्रॉन है ना, उसका ही डिजाइन मैंने ये बना रखा है। नेफ्रॉन में होता क्या क्या देखिए, एक कप लाइक स्ट्रक्चर है, ये है ना कप लाइक स्ट्रक्चर, जिसे कहा जाता है बोमांस कैप्सूल। पहला क्या है, बोमांस कैप्सूल। इट इज अ कप लाइक स्ट्रक्चर। डिजाइन ऐसा होता है कप जैसा हो। अब जानते हैं कप का क्या काम है, किसी भी लिक्विड चीज को होल्ड करके रखना, तो ये भी वही काम करता है। इस कप लाइक स्ट्रक्चर में क्या होता है, सबसे पहले तो ये हो गया बोमांस कैप्सूल। इट इज अ कप लाइक स्ट्रक्चर दैट हैव, क्या होता है इसके पास में, ये जो है ना ब्लड वेसल्स है, जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, दैट है ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज इन बंडल फॉर्म, इन बंडल फॉर्म मतलब गुच्छा होता है, एकदम गुच्छा। कैपिलरीज का गुच्छा होता है जो ब्लड में से सारे यूरिया को अलग कर देता है यूरिन के, मतलब लिक्विड फॉर्म में। ब्लड कैपिलरीज इन बंडल फॉर्म कॉल्ड ग्लोमेरुलस। इट फिल्टर ब्लड एंड द यूरी या लिक्विड वेस्ट कह लीजिए इसी को, एक ही बात है, लिक्विड वेस्ट स्टोर्ड इन बोमांस कैप्सूल, है ना। इस बोमांस कैप्सूल में ग्लोमेरुलस ने, यानी कि ब्लड कैपिलरीज ने, जो ब्लड वेसल्स है ना कैपिलरीज, उसका गुच्छा होता है, वो ब्लड को फिल्टर कर देता है। सारा फिल्टर्ड ब्लड इस कप में जमा होता है, और इस कप में जमा होने के बाद धीरे धीरे इस ट्यूब से, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, धीरे धीरे ट्यूब से होते हुए यूरेथ्रा के पास, यूरेटर्स के पास आ जाता है, और यूरेटर से होते होते यूरिनरी ब्लैडर के पास चला जाता है, फिर उसको हम बॉडी से बाहर कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कई बार क्या होता है ना कि बॉडी में यूजफुल नाइट्रोजनियस वेस्ट के अलावे कई सारे नाइट्रोजन पार्टिकल ऐसे होते हैं जो बॉडी के लिए यूजफुल भी है, लेकिन वो यहाँ पे फिल्टर हो जाता है, क्योंकि वो काफी स्मॉलर फॉर्म में होती है, इसलिए फिल्टरिंग हो जाती है। तो उस यूजफुल नाइट्रोजनियस प्रोडक्ट को रीएब्जॉर्ब करने के, मतलब दोबारा सोखने, ताकि ब्लड को फिर से वापस दिया जा सके, क्योंकि अगर वो यूजफुल चीजें बॉडी से चली जाएगी तो ऐसे तो बॉडी से बहुत सारी यूजफुल चीजें निकल जाएगी जो कि लिक्विड फॉर्म में आएगा। तो इसीलिए उसके लिए इस बोमांस कैप्सूल, बोमांस कैप्सूल है ना दिया हुआ, यानी कि नेफ्रॉन के ट्यूब के ऊपर पतले पतले, ये देखिए मैंने बना रखा है ना, ये पतले पतले ट्यूब्यूल्स होते हैं, मतलब काफी पतला होता है, जाल सा बिछा हुआ होता है। इस ट्यूब, मोटे वाले ट्यूब के बाहर जाल सा बिछा होता है। उसका काम होता है इस ट्यूब में से, जो यहाँ फिल्टर हुआ था ना, इसमें दो तरह के सब्सटेंस होते हैं लिक्विड वेस्ट में, एक तो नाइट्रोजनियस वेस्ट होता है, एक नाइट्रोजनियस यूजफुल सब्सटेंस होता है। उस चीज को ये रीएब्जॉर्ब, ये जो ट्यूब है ना जाल सा बिछा हुआ इस ट्यूब के, मोटे ट्यूब के ऊपर,
ये क्या करता है, रीएब्जॉर्ब करके वापस ब्लड को दे देता है, फिर से बॉडी उसे इस्तेमाल कर लेगी। यानी कि अगला जो काम है वो है सम ट्यूब्यूल्स ऑल्सो प्रेजेंट इन नेफ्रॉन विच reabsorb the some useful nitrogenous substance and returned to the blood। देखिए एक छोटा सा यूनिट है, कितना बड़ा काम करता है, पूरे ब्लड को एक तो फिल्टर भी करता है, प्लस उसमें से जो यूजफुल चीजें कई बार आ जाती है तो उसे रीअब्जॉर्ब करके वापस भी दे देता है। इसका मतलब एक तो किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ ये फिल्टरिंग यूनिट रहते हैं नेफ्रॉन, और फिर वहां से रीअब्जॉर्प्शन भी हो जाता है। तो सोचिए हमारी बॉडी कितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। एक छोटा से छोटा पार्ट भी हमारी बॉडी में है ना, वो बहुत बड़ा बड़ा काम करता है, और हमारे हमको नेग्लेक्ट करके भले ही चलते हो, लेकिन बॉडी के हर एक पोर्शन का हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसलिए केयर करना सीखिए अपनी बॉडी को। ये है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन बीइंग का। ऐसे ही लगभग अदर एनिमल्स में भी होता है, ह्यूमन बीइंग का हमें पढ़ना इसलिए हमने वो पढ़ा दिया। अब ये तो हो गया नेफ्रॉन का डिजाइन, इससे पहले हमने पढ़ लिया एक्सक्रीटरी सिस्टम का डिजाइन, कैसे फंक्शनिंग करता है, नेफ्रॉन का काम क्या है, ट्यूब्यूल्स का काम क्या है। अब एक बात बारी आती है कि क्या हमारी बॉडी में जो किडनी प्रेजेंट है वो हमेशा प्रॉपर काम करता रहता है। ये डिपेंड करता है हमारे लिविंग स्टाइल पे कि हम रोज डेली बॉडी को देते क्या है, किस टाइप का फूड लेते हैं, किस टाइप का पानी पीते हैं, किस टाइप का हम माहौल में रहते हैं, एनवायरनमेंट कैसा है, उन सब पे डिपेंड करता है कि हमारी जो ये किडनी है यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम वो प्रॉपर काम करेगा या नहीं करेगा। तो समटाइम क्या होता है ना, कई बार कि कुछ एज के बाद, कई बार बच्चों में भी होने लगता है लेकिन जनरली जो होता है कुछ एज के बाद ही होता है, किडनी जो है हमारा काम करना थोड़ा स्लो कर देता है, या फिर स्लो कर देगा या फिर काम करना पूरी तरह से बंद कर देगा। स्लो करने में तो चलो एक कंडीशन है कि आप अपने खान पान को सुधार के, जैसे ऑयली स्पाइसी बाहर का खाना इन सब चीजों को छोड़ के हम घर में जो बना हुआ सिंपल सा खाना है, तो लेस ऑयल और लेस फैट वाले जो खाने होते हैं या लेस स्पाइस वाले खाने वो खा खा के धीरे धीरे करके हम नेचुरल वे में अपनी किडनी को तंदुरुस्त कर सकते हैं, हेल्दी बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए फिर हेल्दी लाइफ स्टाइल की जरूरत पड़ती है, और आजकल के मॉडर्न लाइफ में मैं नहीं समझता हूँ कि हम हेल्दी लाइफ स्टाइल में जी पाते हैं। हम हमेशा बाहर का खाना, घर में भी अगर खाते हैं तो हम आर्टिफिशियल चीजों का ज्यादा यूज करते हैं, चीज बटर घी तेल इन सब चीजों का बहुत यूज होता है। लेकिन थोड़ा सा केयर कर दे तो हमारी किडनी शुरू से लेकर लास्ट तक, जब तक हम धरती पे हैं तब तक वो काम करता रहेगा। लेकिन कई बार हो जाता है भाई, कई बॉडी में जो माल फंक्शनिंग है कुछ अलग तरह का काम करने लगे तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो उस कंडीशन में या तो दो ही ऑप्शन है, एक है किडनी ट्रांसप्लांट, या तो आपके बॉडी में, क्योंकि हमारी बॉडी एक किडनी से भी काम चला सकता है, क्योंकि हमारे पास दो किडनी है, एक अगर खराब भी हो तो एक से काम चलता रहेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि दोनों ही किडनी ने काम करना बंद कर दिया, तो उस कंडीशन में किडनी ट्रांसप्लांट ही एक ऑप्शन होता है। अब किडनी ट्रांसप्लांट में क्या होता है कि आपको कोई अपना रिलेटिव हो या आप खरीदो कहीं, डॉक्टर कहीं अरेंज कर दे, वो आपको किडनी कोई डोनेट करने वाला मिल जाए तो आपकी बॉडी में इस एक किडनी को, दो किडनी खराब है ना, तो एक किडनी को उसकी जगह पे रिप्लेस करके नया लगा दिया जाता है। इससे क्या होता है वो फिल्टरिंग का काम शुरू हो जाता है, एक किडनी काम करता है, इसको बोलते हैं किडनी ट्रांसप्लांट। दूसरा जो तरीका है वो है मेडिकल मेथड में ही है डायलाइसिस। अब ये डायलाइसिस क्या है, तो डायलाइसिस हॉस्पिटल्स में, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में आर्टिफिशियल किडनी होती है। ये आर्टिफिशियल किडनी जो पेशेंट है जिसके बॉडी में किडनी ने काम करना बंद कर दिया है या स्लो कर दिया है, उसको एक फ्रीक्वेंटली टाइम पे सप्ताह 10 दिन में शायद डॉक्टर बुलाते हैं हॉस्पिटल से डायलाइसिस किया जाता है। डायलाइसिस का मतलब हो गया बॉडी, मतलब आर्टिफिशियल किडनी हॉस्पिटल में होता है जो हमारी बॉडी से ब्लड में जो यूरिया जमा होता जा रहा है जो कि फिल्टर नहीं हो पा रहा है किडनी के कारण, किडनी फेल के कारण, तो उस स्थिति में हमारी बॉडी से टॉक्सिक मटेरियल को निकाल देते हैं और फिर हमारे ब्लड को प्यूरिफाई कर देते हैं। तो आप सोच के देखिए कि डायलाइसिस फिर आपको सप्ताह 10 दिन में रेगुलर देने कराते रहना पड़ेगा जब तक आप जिंदा है तब तक, और ये बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होता है। हालांकि किडनी ट्रांसप्लांट भी बहुत कॉस्टली है, सबके बस का नहीं है, लेकिन हमारे पास दो ऑप्शन है। अगर किडनी फेल हुआ, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम ने काम करना अगर बंद कर दिया किसी कारण से, तो उस कंडीशन में आप इस तरह से उपाय कर सकते हैं। मतलब सम टाइम आवर किडनी
स्टॉप वर्किंग, काम करना रोक देता है बिकॉज ऑफ सेवरल कॉज, कई कॉज है। मैंने पहले ही बता दिया कि हमारे लाइफ स्टाइल पे डिपेंड करता है। इसलिए नेचुरली जीने का हमेशा कोशिश कीजिए, नेचर से मिली हुई चीजों को ज्यादा खाने की कोशिश कीजिए, जूस वगैरह ज्यादा पीजिए, पानी वगैरह ज्यादा पीजिए। सुबह 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 सोने से उठने के बाद जस्ट आप एक गिलास गर्म पानी जरूर पी लिया कीजिए। इससे क्या होता है, निवाया पानी को बोलते हैं। इससे क्या होता है, आपकी किडनी काम करती रहेगी प्रॉपर वे में और लीवर भी आपका सही रहेगा। इससे कोई गर्म पानी सुबह सुबह पीने से सिर्फ किडनी को ही नहीं, बॉडी के बहुत सारे पार्ट को फायदा होता है, इसलिए जरूर पिया करें। एकदम चिल्ड वाटर। ये देखिए एक चीज और भी हमारे लाइफ स्टाइल में सबसे बड़ा खतरा आजकल ये भी हो गया है। एक हम कहीं से आते हैं, फ्रिज से एक बोतल ठंडा पानी निकाल के तुरंत गटागट पी लेते हैं। ये चीजें और भी ज्यादा डैमेज करती है। प्लस कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह तो खैर छोड़िए, वो तो हमारे लिए सबसे बड़ा दुश्मन है ही, लेकिन लोग मानते नहीं है। समटाइम क्या होता है कि किडनी स्टॉप वर्किंग कर देता है, काम करना रोक देता है। कुछ बहुत सारे कॉजेज है। एट दिस पोजिशन द डॉक्टर एडवाइसेज, पहले डायलिसिस की कोशिश की जाती है, DILY होगा, और दूसरा किडनी ट्रांसप्लांट। डायलिसिस क्या है, आर्टिफिशियल किडनी होता है। जो कि पूरी बड़े बड़े हॉस्पिटल में ही पाया जाता है, बहुत ज्यादा खर्चीला होता है। मतलब सबके बस का ये नहीं है कि डायलिसिस हमेशा करवाया जा सके। और दूसरा है किडनी ट्रांसप्लांट, ये भी खर्चीला ही है, सबके बस का ये भी नहीं है। लेकिन जिसके पास पैसे हैं या डॉक्टर के पास उपाय है तो वो करवा देते हैं। ये तो हमारी हो गई बॉडी के ह्यूमन बीइंग की बात। अब बारी आती है प्लांट्स के पास में भी, क्योंकि प्लांट्स भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो वो अपनी बॉडी से वेस्ट जो रिमूव करते हैं वो क्या क्या होता है। तो अब हम पढ़ते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। चलिए मैं पूरा मिटा दूं पहले, वरना कंफ्यूजन आपको रहेगी। आइए, अब है एक्सक्रीशन इन प्लांट। देखिए इसमें ज्यादा कोई सिस्टम नहीं होता प्लांट के पास। प्लांट क्या करता है, जिसका वेस्ट है, वेस्ट फ्रॉम प्लांट, ये देखिए क्या क्या है। पहला तो है CO2, दूसरा है O2, तीसरा है वाटर वेपर, चौथा है, आपने देखा होगा पतझड़ के सीजन में, मतलब ऑटम सीजन में प्लांट्स अपने पीली पत्तियों को गिरा देते हैं, पूरी तरह से ऐसा लगता है सूखा हुआ प्लांट है, लेकिन 10 दिन 15 दिन बाद ठीक से उसमें नए नए पत्तियां आती है, फिर लगता है नयापन दिखने को मिलता है। ये जो पत्तियों का झाड़ना है, वो पत्तियां झाड़ने का क्यों है प्लांट? क्योंकि प्लांट के अंदर ऐसे कोई एक्सीडेटरी सिस्टम नहीं होता कि प्रॉपर डेली वो सफाई करती रहे बॉडी का, लेकिन वो क्या करता है, जो वेस्ट हुआ उसे स्टोर करता गया प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट में, ज्यादातर लीव्स में एंड फ्रूट में, और एक समय आने पे वो उस पत्तियों को गिरा देता है, मीन्स अपने बॉडी से अलग कर देता है, क्योंकि उसकी जरूरत अब नहीं है, क्योंकि उसमें वेस्ट बहुत ज्यादा जमा हो गया। तो येलो लीव्स ड्रॉप्ड बाय प्लांट, प्लांट क्या करते हैं, येलो लीव्स को। दूसरा है स्टोर एक्स्ट्रा ग्लूकोज इन फ्रूट्स, लीव्स, रूट्स, जिसे हम फूड के रूप में यूज करते हैं। हम जो प्लांट का वो पार्ट खाते हैं जिसमें ये ग्लूकोज जमा होता है। किसी प्लांट के सीड में जमा होता है तो सीड को हम खाते हैं, किसी प्लांट के रूट्स में जमा होता है हम रूट्स को खाते हैं, किसी प्लांट के स्टेम में जमा होता है तो उसको स्टेम को खाते हैं, किसी प्लांट के लीव्स में जमा होता है तो हम उसके लीव्स को खाते हैं। जितने भी स्पिनिच वगैरह है, साग जिसको हम खाते हैं, उसमें क्या यही बात है। ऐसे ही लीव्स की बात आती है, लीव्स हो गया। इसी तरीके से फ्रूट्स की बात है, जितने फ्रूट्स हम खाते हैं सारे फ्रूट्स में एक्स प्लांट का वेस्ट जमा होता है, शुगर जिसको बोलते हैं, और यही एक्स्ट्रा शुगर ग्लूकोज हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ऐसे ही रूट्स में जैसे कि हम खाते हैं कैरेट, टर्निप, शलगम, बीटरूट जिसे बोलते हैं, और भी कई सारी चीजें जो हम रूट्स के रूप में खाते हैं। इसका मतलब प्लांट के पास जो वेस्ट होता है वो इन सब चीजों में जमा रहता है और हमारे लिए वो फूड का काम करता है। तीसरा और भी है, प्लांट क्या इसमें वो करता है, रेजिन एंड गम,
अब ये है क्या, देखिए दोनों ही चीजें काफी स्टिकी होता है। ये ऐसा वेस्ट होता है जिससे हम चीजों को चिपकाते हैं, फेविकॉल वगैरह यूज करते हैं ना, ये सब उनका ये वेस्ट है, प्लांट का वो वेस्ट हुआ, जिसको हम रेजिन और गम्स बोलते हैं। अब O2 और CO2 प्लांट में हम जनरली करते हैं, प्लांट हमें ऑक्सीजन देता है, फ्रेश एयर देता है, लेकिन वो कब देता है, जब सनलाइट प्रेजेंट हो, यानी कि जब वो फोटोसिंथेसिस करेगा। अगर प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो O2 रिलीज नहीं होगा, तो फिर रात के समय तो सनलाइट होता नहीं है, फिर वो क्या करेगा, तो रात के समय वो CO2 वेस्ट में निकालता है, यानी कि O2 वो लेता है, CO2 वो देता है। तो रात का रिएक्शन हो गया रेस्पिरेशन, क्योंकि O2 लेना CO2 देना, और दिन में हो जाता है फोटोसिंथेसिस, तो इसका उल्टा हो गया, CO2 लेना और O2 हमें देना। इसलिए ये सब वेस्ट है प्लांट का, और प्लांट्स में जो वेस्ट है वो हमारे लिए यूजफुल है, जो प्लांट का जो हमारा वेस्ट है वो प्लांट के लिए यूजफुल है। इसलिए हम प्लांट्स पे पूरी तरह से डिपेंड है, हर चीज के लिए, फूड के लिए, वाटर के लिए, ऑक्सीजन के लिए, यानी कि जितनी भी चीजें हमें जिंदा रखती है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी है, वो सारी चीजें हमें प्लांट से मिलता है। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा ऐसे प्लांट्स लगाते रहना चाहिए जो हमारे लिए यूजफुल है, जिससे हमें भोजन भी मिले, प्लस नेचर भी साफ रहे, हमारा शुद्ध हवा भी मिले, शुद्ध पानी भी मिले। इसीलिए एक्सक्रेशन ह्यूमन के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि प्लांट्स के लिए जरूरी है। तो उम्मीद है आज का जो ये टॉपिक हमने कवर अप किया है, एक्सक्रेशन, जो ह्यूमन बीइंग में भी और प्लांट्स में भी, ये आपकी समझ में आसानी से मेरी आज के इस सेशन में समझ आ जाएगा। कोशिश कीजिएगा कि चैप्टर जरूर आप रीड किया करें, हमेशा सिर्फ वीडियो के भरोसे पे ना चले। कभी भी ध्यान रखिए, अच्छी तैयारी आपकी तभी होगी जब आप के पास जो बुक्स है, चाहे वो आप एनसीईआरटी की बुक पर हो या किसी अदर पब्लिकेशन की पर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बुक को जरूर रीड आउट करें। एक पेन और पेन, देखिए पढ़ने का एक तरीका होता है जो मैं आपको बता देता हूँ। ये तो हमारा सेशन खत्म हो गया टॉपिक, आज कुछ एक्स्ट्रा भी बातें हम कर लेते हैं। हमारी पढ़ाई में ना कंसिस्टेंसी की बहुत बड़ी जरूरत पड़ती है। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आप रेगुलर वे पे पढ़ाई करो। सबसे पहला ये ध्यान रखो कि आपका जो स्टडी मेथड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। स्टडी मेथड का मतलब होता है कि आपके पास में जो सब्जेक्ट्स हैं, जो सिलेबस के पार्ट्स हैं, वो कैसे कवर अप करो और कैसे बाद में रिवाइज करो। कवर अप करने का मतलब है कि स्कूल में जो मैम पढ़ाती हैं या टीचर्स पढ़ाते हैं, मैम हो या सर जो भी आपके क्लास में हो, वो जो पढ़ा रहे हैं आप उन पे जरूर ध्यान दिया करो। देखो एक बात समझ लो, आप भले ही यूट्यूब से पढ़ लो या ट्यूशन टीचर से पढ़ लो, आपका जो ज्ञान है ना वो स्कूल टीचर ज्यादा देते हैं। आप अगर सचमुच का, मैं भले ही मैं कोचिंग चलाता हूं, मैं ट्यूशन भी पढ़ाता हूं, लेकिन आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि क्लास में पढ़ाया हुआ आपको ज्यादा समझ में आएगा देन टीचर के, जो बाहर आप ट्यूशन पढ़ने कोचिंग पढ़ने जाते हो। क्लास में क्या होता है ना, हर सब्जेक्ट के टीचर अलग अलग आते हैं, और वो क्लास का जो टाइम पीरियड होता है वो 35 मिनट, 40 मिनट, मैक्सिमम 45 मिनट होता है, और उतनी ही देर में उतने बच्चे को कवर अप करती है वो। और वहां पे क्या होता है ना कि वो चीजें जो समझाते, जो टॉपिक समझाते हैं, ज्यादा कोशिश करो सुनने का, ज्यादा कोशिश करो लिखने का, तब आपको देखो ट्यूशन में भी समझ में आसानी से आने लगेगा। और अब अगर आप सोच लोगे ना, अरे यहाँ नहीं पढ़ना क्लास में, मैम जब ऐसे बोलती रहती है, कोचिंग जाएंगे वहीं पे जो सर नोट देंगे उसको पढ़ लेंगे, तो ये चीजें आपका कामयाब नहीं बनाएगा। आपको पेरेंट्स ने प्रोवाइड किया है सारी फैसिलिटी, स्कूल प्रोवाइड करा दिया, ट्यूशन प्रोवाइड करा दिया, कोचिंग प्रोवाइड करा दिया, आप अगर उसका यूटिलाइज नहीं करोगे तो फिर आपका तो नुकसान है। तो स्टडी मेथड में सबसे पहला है हियर इन क्लास बाय क्लास टीचर। क्लास टीचर जो भी पढ़ाए उस पर ध्यान जरूर दीजिए। दूसरा, रीड द टेक्स्ट बुक, जो आपके स्कूल में बुक्स लगाया गया है आपके स्टडी के लिए, उस बुक्स में उस टॉपिक को जरूर रीड आउट करें। तीसरा, मेक नोट्स, या तो आप खुद बनाएं तो ज्यादा बेहतर है, अगर आपके टीचर्स प्रोवाइड करते तो उसे बार बार पढ़ें और लिखने की कोशिश करें। तो जब नोट्स आपके पास आ जाएगा तो आप उसे राइटिंग के प्रोसीजर में ले आइए। मीन्स एक टॉपिक को पढ़िए, उस टॉपिक के बारे में जो भी क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे हैं उसको राइटिंग कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम जनरेट करेगी, आपको लगेगा अरे यार इतना टाइम इसमें लग रहा है, चलो थोड़ा देर मोबाइल दूं। ये मोबाइल जो है ना, इस मोबाइल के बारे में तो कह नहीं सकते। ये मोबाइल आपको आपके जो रास्ते हैं ना, चलने वाले रास्ते, उस रास्ते से भटकाता है। तो इसलिए मोबाइल से आप दूरी जरूर बना के रखो। जब पढ़ाई करो उस मोबाइल को अपने पास रखो ही नहीं। अब आप कहोगे वीडियो फिर कैसे देखें, तो ठीक है वीडियो देखते वक्त रखो मोबाइल, लेकिन जब आप प्रॉपर स्टडी कर रहे होते हैं, नोट बना रहे होते हैं, स्कूल वाले नोट को पढ़ रहे होते हैं, बुक्स को रीड कर रहे हो, तो उस समय मोबाइल से दूरी बना दो, एकदम साइलेंट कर दो, एयरप्लेन मोड में कर दो, या स्विच ऑफ करके अलमीरा में डाल दो।
शुरू में एक आध महीने आपको प्रॉब्लम होगी, एक आध सप्ताह ही होगी प्रॉब्लम, उसके बाद धीरे धीरे आपका माइंड उस पढ़ाई की ओर जाने लगेगा और एक ऐसा समय आएगा एक महीने बाद कि आपको खुद लगेगा अरे मेरा तो इतना सारा सिलेबस हो गया। तो सब मैंने बताया ना, ये पहला क्लास में क्लास टीचर का सुनिए, दूसरा घर आके रीड कीजिए टेक्स्ट बुक को, तीसरा नोट्स बनाइए, चौथा राइटिंग, जितने भी टॉपिक है जितनी बार राइट कर सकते करो, तो आपका देखना डेवलपमेंट होना एकदम पक्का। और आपके एवरेज 90 से लेके 99% तक ऑफ कोर्स आ जाएंगे, इसको कोई नहीं रोक सकता। और इसके लिए कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूअस स्टडी के जो रिक्वायरमेंट है। अब आपके पास 24 घंटा है, इस 24 आवर को जो डेली हमारे पास होता है इसे डिवाइड करो। कैसे डिवाइड करो? तो देखिए एवरेज 8 आवर्स आप स्लीपिंग के लिए दे दो, एकदम पक्का दो, इसमें कोई दोस्ती नहीं, ठीक है। 8 आवर का मतलब 7 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, ये 1 आध घंटा आगे पीछे चलता है। अब बच गया आपके पास 16 आवर, रिमेनिंग क्या बचा? 16 आवर। इस 16 आवर्स को कैसे कैटेगराइज करो, डिवाइड करो, कैटेगराइज करो। देखिए 16 आवर्स में क्या करो, डेली तो आपका स्कूल होता नहीं, जो 10th क्लास में है, जो 12th क्लास में है, या फिर जो नॉर्मल क्लासेज और भी क्लासेज हैं, उन सबके पास डेली चलो स्कूल मान लिया, तो डेली स्कूल आपका गया 9 आवर्स स्कूलिंग के लिए हो गया, ठीक है। तो 16 में से 9 आवर निकाल दो, तो बचा कितना घंटा आपके पास? देखिए 8 घंटा सोने में गया, 9 आवर आपका चला गया स्कूलिंग में। अब बच कितना गया? 7 घंटे। तो रिमेनिंग जो 7 आवर बच गए, इस 7 आवर्स को 2 आवर्स दे दीजिए एंटरटेनमेंट के लिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अब ये एंटरटेनमेंट में आप मोबाइल देख लो, दोस्तों के साथ घूम लो, टीवी देख लो, या कुछ भी कर लो, आपकी मर्जी है, या सास बहू सीरियल देख लो। ये 2 आवर्स एंटरटेनमेंट के बाद आपके पास बच गया 5 घंटे। इस 5 घंटे में सिर्फ स्टडी, और ये डेली के लिए होना है, यानी कि 24 घंटे में आपको 5 घंटे स्टडी के लिए निकालना है, जो कि सेल्फ स्टडी कहलाए। अब इस सेल्फ स्टडी में 2 घंटे ट्यूशन में जाएगा, बचेगा 3 घंटा, तो उसको आप यूज करो डेली। आप देखोगे कि वैसे भी आपका जब सैटरडे संडे होता है, जैसे स्कूल बंद हो जाता है, तो उस दिन तो आपका ये जो 9 घंटा स्कूलिंग का है, इसमें से भी 2-4 घंटे निकाल सकते हो ना, तो जो बच कुछ गया था बीच में वो आपको उसमें कवर अप हो जाएगा, यानी कि रिवीजन का मौका आसानी से मिलेगा। तो आप ऐसे जब बांट लोगे ना स्टडी को, तो देखना शुरू में दिक्कत होगी, मुझे पता है शुरू में दिक्कत होती है, किसी भी काम को स्टार्ट करने में प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि हमें समझ नहीं आता कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। जब एक बार में रास्ता मिल जाता है ना, तो फिर मजे ही मजे। तो आप इस चीज का फॉलो करो, इस तरीके से पढ़ाई करोगे ना, तो आप एक कामयाब इंसान बनने से तो कोई नहीं रोक सकता। तो आज के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया, ज्यादा समझा दिया, आप बोर भी हो रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन रास्ता अपना है, इस रास्ते चल के देखिए आपको फायदा ही फायदा होगा। नमस्कार।